स्वागत है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में मानव एक संसाधन के बारे में। आज उसको तो क्लियरली कर लिए हैं, उसको पढ़ भी लिए हैं अच्छी तरह से। जो मानव संसाधन क्या कहलाता है उसको हम देख लिए। अब आते हैं हम लोग उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, लिखते रहिए, ताकि आप लोग को स्क्रीन पर भी दिख जाएगा आप लोगों को सभी क्वेश्चनों का हल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या शॉर्ट टाइप हो, लॉन्ग टाइप हो, सभी प्रश्नों का हल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क ख ग। तो इसमें इसका पहला क्या है, भोजन और वस्त्र। ख नंबर दिया हुआ मकान, गो नंबर शिक्षा, गो नंबर उपयुक्त सभी। तो ये मनुष्य के मूलभूत आधार जो होता है ना, बेसिकली चीज़, ये सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें होगा घ नंबर उपयुक्त सभी। भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मकान भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और भोजन और वस्त्र, कपड़ा, रोटी, मकान, इसमें तीनों अवेलेबल होना जरूरी होता है। तो इसका होगा घ नंबर उपयुक्त सभी। 2 नंबर में आते हैं निम्न में से कौन पूंजी नहीं है। पूंजी क नंबर में है स्वास्थ्य, ख नंबर है प्रशिक्षण, गो नंबर अकुशलता, उसके बाद घ नंबर है प्रबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, अकुशलता नहीं हो सकता है पूंजी। उसके बाद आते हैं 3 नंबर, प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव शिक्षा के लिए क्या बनाने पर जोर दिया। क नंबर है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ख नंबर है मूल कर्तव्य, घ नंबर है अनावश्यक। तो इसका सही आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। इसमें कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार 2001 जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत भारत की साक्षरता दर थी। तो आइए हम लोग देखते हैं। क नंबर में है 75.9%, ख नंबर में है 65.4%, और गो नंबर में है 54.2%, उसके बाद घ नंबर है 64.5%। तो इसका सही आंसर होगा 65.4% 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। उसके बाद आते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। औसत आयु कहने का मतलब है एक देश की आयु का मतलब बराबर भागों में बांटना। तो कितनी परसेंट मतलब आयु, कितना उम्र तक सीमा है, समय सीमा। तो इसमें लिखा है क नंबर में 65.4 वर्ष, ख नंबर है 60.3 वर्ष, गो नंबर है 54.2 वर्ष, और घ नंबर है 55.9 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 65.4 वर्ष मिनिमम मैक्सिमम जीवित रहता है इंडिया का, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से यह मायने रखती है 65.4 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार राज्य में किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो क नंबर में है पटना, ख नंबर में है पूर्वी चंपारण, गो नंबर है मुजफ्फरपुर, घ नंबर है मधुबनी। तो इसमें जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो पटना जो बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है और राजधानी भी है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा क नंबर। उसके बाद आते हैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, हो गया अब 6 नंबर तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। उसके बाद है खाली जगह। तो हम लोग खाली जगह को पूरा करेंगे। तो खाली जगह में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें है 1 नंबर में मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डैश होती है। तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होती है। खाली डैश में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद 2 नंबर में है डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो किस चीज़ का सक्रिय साधन हो सकता है, मानव संसाधन उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। 2 नंबर का रिक्त स्थान में
मानव होगा। उसके बाद तीसरा नंबर है मानवीय साधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है। मानवीय साधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है, तो इसमें शिक्षा अनिवार्य है विकास के लिए। चौथा नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? डैश डैश में होगा 102.70 करोड़ उस समय आबादी थी। उसके बाद 5 नंबर में है 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो इसमें होगा बिहार, इस खाली जगह में होगा बिहार। उसके बाद छठा नंबर है बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में 47% पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर दें, जो कि एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। वो है पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 1, मानव संसाधन क्या है? तो जैसा कि हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं अगले पार्ट में कि मानव वह संसाधन है जो देश के लिए, जो कि देश के लिए मतलब कार्य करने में सहयोग देता है, जिससे पूंजी होती है, बनती है राष्ट्र की, तो उसको क्या कहेंगे? मानव संसाधन कहेंगे, चाहे वो किसी भी काम में रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव संसाधन क्या है, तो इसका होगा जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? निवेश की आवश्यकता पड़ेगी कोई भी संसाधन में, तो इसमें है जब किसी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है, वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल प्राप्त करता है, इसलिए मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है? साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ भाषा को लिखना पढ़ना जानता हो, उस स्थिति में व्यक्ति को साक्षर तथा उस स्थिति को साक्षरता कहते हैं। पर स्थिति शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव संसाधन के रूप में समृद्ध हो पाता है। इसका तीसरा नंबर का आंसर भी हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक व मानव पूंजी में 2 अंतर बताएं। यानी भौतिक पूंजी का मतलब क्या है? फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में अंतर बताने बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, जो कि निष्क्रिय हो सकता है, जबकि मानवीय पूंजी एक सक्रिय साधन है, जो कभी मतलब ये निरंतर चलते रहेगा। उसके बाद क्या है? भौतिक पूंजी मूर्त होती है, जबकि मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। भौतिक पूंजी कहने का मतलब है वो तमाम मशीनी कार्य में जो लगती है, जैसे कोई भी चीज़ हो, तकनीकी चीज़ हो, तो उसको फिजिकल मतलब कैपिटल में लाते हैं। और जो कि ऐसे काम करते हों, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर हों एक मानवीय संसाधन के रूप में, तो उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल। तो अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? इसमें कह रहा है जनसंख्या के हिसाब से भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत द्वितीय स्थान पर है। यानी कि इस आंसर को तो पूरा हो गया, लेकिन चीन के बाद सबसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा आबादी रहती है तो एकमात्र देश है वो है चीन। चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी रखने वाली देश हमारा भारत देश है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जन्म दर क्या है? जन्म दर, तो इसका उत्तर में होगा मृत्यु दर से, इसमें जोड़ देना, जन्म दर क्या है? तो इसमें है जन्म दर से तात्पर्य प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या है, इसे ही जन्म दर कहते हैं। अब आते हैं मृत्यु दर क्या है?
तो मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर से तात्पर्य प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की जनसंख्या है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8, एक साक्षर व्यक्ति कौन है? यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? इसका आंसर देना है। तो उत्तर में जो व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर व्यक्ति कहलाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन करार प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा क्या है? तो इसमें है उत्तर में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा है, जो कि सरकार की ओर से दी जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, पेशेवर शिक्षा क्या है? इसका आंसर में होगा वैसी शिक्षा जिससे हम किसी भी व्यवसाय या पेशा में लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं, तो इसे पेशेवर शिक्षा कहते हैं, पेशेवर शिक्षा। उसके बाद है इसमें संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दें। इसमें है क्या कि कोई मतलब जीडीपी हो या कोई भी संक्षिप्त रूप में उसको फुल फॉर्म में लिखना है। तो इसमें है पहला नंबर है जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आप लोग लिख भी सकते हैं। इसमें हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है फुल फॉर्म। तो इसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। उसके बाद है यूजीसी, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसके बाद है एनसीईआरटी, तो इसका आंसर होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। इसका हिंदी होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। उसके बाद 4 नंबर है SCERT, इसका मतलब है फुल फॉर्म होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। इसका हिंदी होगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। उसके बाद 5वां नंबर है ICMR का फुल फॉर्म बताएं। तो इसका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय अभिवृत्ति ज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इसी तरह हम लोग पूरा किए इसको फुल फॉर्म को। अब आते हैं 5वां नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर 20 शब्दों में दें। लमसम इसको 20 शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं इसका आंसर। मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं मानव एक सजीव प्राणी है, यानी जानदार प्राणी है, जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर है। ये सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेता है, तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं उत्तर में, चूँकि मानव संसाधन प्रशिक्षित, कुशल तथा विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए ये उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ाने देते हैं। इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत भोजन तथा स्वास्थ्य है, क्योंकि भोजन और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होते हैं पूंजी के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है। किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण या शिक्षा देना या किसी भी चीज़ में शिक्षा देकर काम करवाना या प्रशिक्षण देकर, तो ये इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसमें कुशलता आती है, जिसमें उत्पादन बढ़ता है, इसलिए मानव संसाधन के रूप में उनका उपयोग आवश्यक रूप से होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत में जनसंख्या के आकार को एक बार चार्ट ग्राफ द्वारा स्पष्ट करें। तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग को चार्ट में दिख रहा होगा, जो कि छत्तीसगढ़ 2.03%। उसके बाद पूरा चार्टेड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ से लिख भी सकते हैं इसके आंकड़ा को। उसके बाद आते हैं
प्रश्न नंबर 6 की तरफ, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम लिखें। तो जनसंख्या बिहार में 5 जिलों के मतलब अत्यधिक मतलब वृद्धि हो रही है जनसंख्या वाले जिलों के नाम लिखने बोला। तो इसमें बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम निम्नलिखित हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। पटना 63.82%। उसके बाद दूसरा नंबर में रोहतास 62.36% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। उसके बाद तीसरा नंबर है मुंगेर 60.11%। उसके बाद है भोजपुर 59.71%। उसके बाद है पाँचवा नंबर औरंगाबाद 57.50% वृद्धि दर के साथ मतलब जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखें। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, तो पहला नंबर में है किशनगंज 31.02% मतलब आबादी रखती है। उसके बाद अररिया 34.94%। उसके बाद तीसरा नंबर में है कटिहार 35.29%। उसके बाद है पूर्णिया 35.51%। उसके बाद है पाँचवा नंबर में मधेपुरा 36.79%। कम आबादी, सबसे कम आबादी बिहार के 5 जिलों में ये सब जिले प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण लिखें। क्या कारण है कि मतलब बिहार में कम साक्षर है, साक्षरता दर बहुत कम है। तो इसका आंसर होगा बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। इसके मुख्य 2 कारण हो सकते हैं, गरीबी तथा प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, तो हम लोग देखते हैं मानव संसाधन क्या है। उसके बाद दिया हुआ इसी क्वेश्चन में मानव संसाधन को मानव के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका सही आंसर होगा मानव संसाधन का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक संसाधन बन जाते हैं। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है इस प्रकार प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी एवं विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है, जो मानव संसाधन से मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए मानव में भोजन, वस्त्र, आवास जो भी बेसिकली चीज़ है उसको तो पूरा करना मानव के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सूचना प्रबंधन, तकनीक आदि का सहारा लेना पड़ता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मानव पूंजी भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। तालिका द्वारा स्पष्ट करने में क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर में होगा मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी में निम्नलिखित अंतर है। बहुत ही अंतर है। तो इसमें अंतर क्या है, भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल, मानवीय पूंजी ह्यूमन कैपिटल। तो भौतिक पूंजी के उत्पादन निष्क्रिय साधन, पैसिव रिसोर्स से हो सकते हैं। उसके बाद है मानवीय पूंजी उत्पादन का एक सक्रिय साधन जिसका एक्टिव रिसोर्स है। उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट में है मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन एक्टिव रिसोर्स है। दूसरा है भौतिक पूंजी मूर्त यानी टेंजिबल होती है, जिसे बाजार में लाया जा सकता है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। या मानवीय पूंजी अमूर्त इंटेजिबल होती है, केवल मानवीय पूंजी को सेवाओं या सर्विस को खरीदा या बेचा जा सकता है। उसके बाद भौतिक पूंजी को इसके स्वामी ओनर से अलग किया जाता है, जबकि मानवीय पूंजी ओनर से अलग
नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील परफेक्टली मोबाइल होती है। उसके बाद है मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती, नॉट परफेक्टली मोबाइल होती है। यह राष्ट्रीय नेशनलिटी तथा संस्कृति से बाधित होती है। उसके बाद 5वां नंबर है भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास डिप्रेशन होता है। उसके बाद आते हैं मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ हमें ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति संभव है। उसके बाद है भौतिक पूंजी से इसकी स्वामी को निजी लाभ प्राइवेट बेनिफिट होता है। मानवीय पूंजी से इसकी स्वामी का निजी लाभ प्राइवेट बेनिफिट होता है तथा यही समाज को सामाजिक लाभ में लाभान्वित होता है। इस प्रकार मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी में मूलभूत अंतर है। हाँ, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दें। इसमें मानवीय पूंजी निर्माण का विकास का पूरा परिचय देने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधा के स्तर आदि से चलता रहा है। उसके बाद वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर आदि मानवीय विकास के सूचक हैं। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों की विकास में प्रगति हुई। भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु वृद्धि हुई है। साक्षरता की दर भी बढ़ी है। जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। 1993-94 के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार आंकड़े इस बात के सूचक है कि देश में मानवीय पूंजी के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में कह रहा है मानवीय साधनों का विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एक आवास की भूमिका की विवेचना करें। मतलब मानवीय पूंजी में जो विकास की और अग्रसर बढ़ने के लिए किन चीज़ों का जरूरत पड़ता है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका पर विवेचना करने को कह रहा है। तो इसमें उत्तर होगा मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की मुख्यतः भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध हो पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है, यानी टाइम गंवाता है। इस प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता को बढ़ाकर अधिक उत्पादन करने में सफल हो पाता है। स्वास्थ्य, अब आते हैं स्वास्थ्य जरूरी है। जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद है आवास। आवास भी बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता आवास अर्थात घर है, जिसमें वह अपने को बदलते मौसम सुरक्षित रख पाता है तथा अपने कार्यों को अंजाम देता है। इस प्रकार मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद आते 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसमें कह रहा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त मतलब पूर्ण विस्तार से टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियोजित करना बहुत ज़रूरी है। इस उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में समान वितरण के साथ
दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया। दीर्घकालीन उद्देश्य है कि तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भनिरोधक की आपूर्ति तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, समस्त सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है, यानी जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद है दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है। दीर्घकालीन विकास की ज़रूरतों को सामाजिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनुरूप माना गया। इस प्रकार इस नीति के द्वारा सरकार 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देने की आशा करती है। तो इसी तरह हम लोग का ये सभी प्रश्नों का हल पूरा हुआ, जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव से लेकर के शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और जो भी संक्षिप्त रूप देने के लिए फुल फॉर्म को पूरा किए। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख भी लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉटेड भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।